हेलो गाइस, वेलकम टू RKIS। आज हम द हिंदू का पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला टॉपिक है इंडियस पॉपुलेशन का जो डेटा आ रखा है। देन मद्रास हाईकोर्ट की एक जजमेंट है। उसके बाद वी विल डिस्कस इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड एक इशू आ रखा है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, देन इसके बाद बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिया लीगल ब्रिज, मतलब कि जो फॉरेन के जो लॉयर है वो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। देन वॉयलेशन ऑफ वीज़ा जो यूएस एम्बेसी के थ्रू एक आया हुआ है। एंड न्यूट्रिनो का एक्सपेरिमेंट है, कैथरीन एक्सपेरिमेंट, जो में जर्मनी में हो रखा है। ओके, तो बेसिकली ये 6 आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे उसका प्रीलिम्स का रेलेवेंस और मेंस का रेलेवेंस भी दे रखा है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो का उसका क्या रेलेवेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जैसे हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं आपको हर एक रेलेवेंट पॉइंट बताऊंगा कि ये प्रीलिम्स से रिलेटेड रेलेवेंट है या मेंस से रिलेटेड रेलेवेंट है, और ये इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ओके, क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशंस के लिए। तो सबसे पहले कि इंडिया पॉपुलेशन हिट 146.39 करोड़ यूएनएफपी है। ये जो रिपोर्ट है वो कहाँ से आई है? तो सबसे पहले यूपीएससी के लिए ये दो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड देखोगे, ओके, तो ये देखेंगे कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। ओके, और बस इतना ही देखेंगे। बट अगर हम मेंस की तरफ देखेंगे, मेंस की तरफ से हमें ये सोसाइटी, ओके, गवर्नेंस एंड एथिक्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डेटा है, वो हमें कोट कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, हमें डेटा देखना है कि डेटा में क्या रखा है, एंड देन इसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो किसने दी है और रिपोर्ट का नाम क्या है। बस इतना ही है इस आर्टिकल में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि पॉपुलेशन का डेटा, टीआरएफ टोटल फर्टिलिटी रेट, सेंसस डिले क्यों हो रहा है, जो कल के आर्टिकल में आया था, डेमोग्राफिक टर्मोलॉजी जो भी है। एंड देन पॉपुलेशन GS1 में पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, ये जो GS1 के दो टॉपिक है, एंड GS2 के वेलफेयर पॉलिसीज और गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस के अंडर ये आ जाता है वेलफेयर पॉलिसीज एंड सोशल जस्टिस एज वेल। तो क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये की फंडिंग है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की। ओके, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने क्या रिपोर्ट निकाली है? रिपोर्ट निकाली है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ये रिपोर्ट का नाम है, इसको याद रखो। ठीक है, और इसके इन्होंने इंडियन डेमोग्राफिक ट्रेंड के ऊपर फोकस रखा है। तो इंडियन पॉपुलेशन का फिलहाल स्टेटस क्या है, हमें वो देखना है, क्योंकि अभी वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले फिलहाल स्टेटस क्या है? पॉपुलेशन साइज कितनी है हमारी? एस्टिमेटेड बोला गया है कि 146.39 करोड़ बाय अप्रैल 2025। ठीक है, एंड वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। हमने चाइना को सरप्लस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि हमें 141 करोड़ तक फॉर 2025 जा सकते हैं। टेक्निकल प्रोजेक्शन था 2019 में एक टेक्निकल प्रोजेक्शन आया था कि हम 141 करोड़ बाय 2025 कर सकते हैं, और वो क्रॉस कर गया है। ओके, देन इसके बाद कुछ टर्म्स है उन्होंने भी डिस्कस कर रखे, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट। ये 2024 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड। सो अभी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? हमारा फिलहाल 1.9 है, और हम बिलो रिप्लेसमेंट रेट से दैट इज 2.1। तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट इज अबाउ रिप्लेसमेंट लेवल या फिर बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। तो ये याद रखना है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट लेवल क्या है कि मीन दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड पर वुमेन टू मेंटेन पॉपुलेशन लेवल विदाउट माइग्रेशन। ओके, सिंपल है, मतलब कि मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक वुमेन है, ठीक है, वो कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है। ओके, ये है उसके अपने पूरे लाइफ टाइम में, और इसमें माइग्रेशन पकड़ा नहीं जाएगा। ओके, तो जो इंडिया का हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है 2021 कहता है कि हमारा TRF 2.1 है। ठीक है, जो कि नेशनल रिप्लेसमेंट लेवल हैज बीन अटेंडेड, जो हमें होना चाहिए। ओके, तो ये क्या कह रहा है? इंडियन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टिल इट्स पीक 170 करोड़। ओके, अगले 40 साल में 170 करोड़ तक जाएगा। समझो, अगले 40 साल में 170 करोड़ तक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे फोकस क्या है? यहाँ पे फोकस है रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। The UN says that the real issue isn't overpopulation or underpopulation. Instead, the gap between people's fertility aspiration and the realities. For example, एक वुमेन है, ठीक है, गांव में एक वुमेन है, रूरल एरिया में एक वुमेन है, उसको ज्यादा बच्चे नहीं करने, बट ये उसके डिसीजंस पे डिपेंड नहीं करता ना, उसको करने या नहीं करने। ओके, एक पेट्रियार्किकल सोसाइटी में एक मैन का डिसीजंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये जो है रिपोर्ट भी यही कह रही है।
This point to lack of reproductive agency, that is people not having full control or decision regarding sex, contraception and family planning. ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ये आर्टिकल बोल रहा है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ इंडिया से रिलेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बोला गया है कि हमारे यहाँ पे 0 to 14 की पॉपुलेशन 24% है, 10 to 19 की पॉपुलेशन 17% है एंड 10 to 24 में 26% है। और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है डेट इज 15 से लेके 64 तक, ओके, वो कितना है 68% है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंडिया का एज क्या है, डेट इज तो 15 से लेके 64 तक। एल्डरली 65 प्लस कितने हमारे पास 7% है, एक्सपेक्टेड टू राइज विद इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, देन इसके बाद अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बात करेंगे तो मेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर्स है और वुमेन की 74 है। ठीक है, तो वुमेन की यहाँ पे ज्यादा है मेन से। देन नेक्स्ट, अगर मैं पूरे आर्टिकल को समराइज करूं, ठीक है, तो बोल रहा है कि इंडिया हैज एंटर इनटू न्यू डेमोग्राफिक फेज, दैट इज पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग बट एट स्लोअर पेस। क्यों? क्योंकि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो नीचे आ गया है। ओके, फर्टिलिटी इज बिलो रिप्लेसमेंट लेवल विच मीन्स द population will eventually stabilize and decline. The focus now should be on empowering people with reproductive rights and choices, not just controlling population number, जो पहले हुआ था। ठीक है, with large youth and working age population, India's demographic window of opportunities, but must plan for aging population in the future. सही बात है, ओके, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये पूरा आर्टिकल इससे रिलेटेड है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया। अब हमारा सेकेंड आर्टिकल क्या है हमारा कि डोंट विथहोल्ड स्टेट्स आरटीआई फंड ओवर एनईपी रोल्स, मद्रास हाईकोर्ट टेल सेंटर। बेसिकली आपको एक आइडिया देता हूँ कि बोलना क्या चाहता है। ठीक है, क्या हुआ था अभी, ओके, कि एक स्कीम है समक्षा शिक्षा स्कीम, इधर सेंट्रल एजुकेशन फंडिंग, जहां पे इसके अंडर क्या होता है, सेंटर जो है स्टेट को फंड करती है एजुकेशन से रिलेटेड। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट इज ओन 2,151 करोड़ अंडर द स्कीम बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि सेंटर को तमिलनाडु गवर्नमेंट को इतने पैसे देने थे बट वो उन्होंने दिए नहीं। ओके, हाउएवर देयर आर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड सेंटर बिकॉज तमिलनाडु इज रिविश टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ओके, आपने इतने पैसे हमें देने, आप पहले वो दे दो, आपने नहीं दे रहे। तो ये पूरा केस है क्या, वो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। उसमें क्या होता है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है उनको 25% जो होता है स्टूडेंट को एडमिशन देना होता है। कौन? डिसएडवांटेज स्टूडेंट जो होते हैं, गरीब स्टूडेंट, उनको फ्री में देना होता है एडमिशन। तो यहाँ पे जो एडमिशन फ्री में होता है ऑब्वियसली स्कूल अपने खर्चे में तो नहीं देगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रियम्बर्स करना पड़ता है, गवर्नमेंट को वो पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन तमिलनाडु 200 करोड़ रियम्बर्समेंट इज पेंडिंग फॉर प्राइवेट स्कूल अंडर द राइट टू एजुकेशन कोटा। तमिलनाडु के गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल को 200 करोड़ देने, ओके, ये राइट टू एजुकेशन कोटा में। और यहाँ पे बोला गया है कि सेंटर ने फंड रिलीज नहीं किया है समग्र शिक्षा फंड के अंडर, इसके वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट उन स्कूल को पैसे नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पे अभी रोल आता है मद्रास हाईकोर्ट का। ओके, मद्रास हाईकोर्ट का रोल आता है क्योंकि क्या हो रहा है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो अलग है और ये समक्षा शिक्षा फंड तो अलग है और राइट टू एजुकेशन पॉलिसी अलग है। तो यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट क्या बोल रहा है कि ये जो क्या फंड है वो स्प्लिट करो। द कोर्ट डायरेक्टेड एट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टू कंसिडर द रिलीजिंग द आरटीआई रिम्बर्समेंट दैट इज 20 करोड़ सेपरेटली इंस्टेड ऑफ लिंकिंग विद द टोटल समग्र शिक्षा फंड। ओके, उसका कितना था समग्र शिक्षा फंड का, उसको इतने पैसे आने थे। बट ये क्या बोल रही है मद्रास हाईकोर्ट कि अब ये 200 करोड़ है ना, अलग दे दो राइट टू एजुकेशन के अंडर। ओके, द जस्ट सेड द राइट टू एजुकेशन फंडिंग शुड नॉट बी लिंक विद द एनईपी। ओके, सिंस आरटीई एक्ट इज एन इंडिपेंडेंट लॉ। ओके, सब अलग अलग है, सब आपको एक दूसरे की कनेक्ट मत करो। ओके, और इसके बाद ये कह रहा है कि एज पर द सेक्शन 7 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग आरटीई प्रोविजन। ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है अंडर सेक्शन ऑफ 7 ऑफ द आरटीई एक्ट। कौन फंडिंग से रिस्पॉन्सिबल है? बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे बोथ आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो इसके आगे हेंस नॉन एडॉप्शन ऑफ एनईपी 20 तमिलनाडु कैन नॉट बी अ रीजन टू ब्लॉक आरटीई रिम्बर्समेंट। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आर्टिकल दे रखा था, अगेन यही कह रहा था। ओके, तो कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट रिमाइंडेड तमिलनाडु गवर्नमेंट दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू रिएम्बर्स प्राइवेट स्कूल इवन इफ द सेंटर डिलेज द फंड। द स्टेट कैनॉट wriggle out his responsibility citing the lack of fund from the center। मतलब कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे उनको पैसे, ठीक है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है अंडर राइट टू एजुकेशन। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें सेंटर ने पैसे दिए नहीं तो हम उनको पैसे देंगे नहीं। देन इसके बाद कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है? द कोर्ट सेज द कोर्ट कुड नॉट पास अ बाइंडिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से इससे रिलेटेड केस चल रही है। ओके, द कोर्ट कैनॉट पास अ बाइंडिंग ऑर्डर ऑन फंड रिलीज बिकॉज तमिलनाडु हैज ऑलरेडी फिल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर पेंडिंग इतने करोड़ रुपए के लिए। इट इज ओनली आस्क्ड द सेंटर टू कंसिडर डी लिंकिंग 200 करोड़ जो आरटीआई एक्ट के अंडर फंड के अंडर दे दो और उसको समक्षा शिक्षा डिस्प्यूट के से बाहर निकाल के इनको 200 करोड़ दे दो, ठीक है। The state, however, is directed to start RTA admission for 25-26 and pay reimbursement to private school without delay। इसी के साथ साथ मद्रास हाईकोर्ट ने स्टेट को बोला है कि भाई साहब आप 2025 के राइट टू एजुकेशन एडमिशन स्टार्ट कर दो और जो प्राइवेट स्कूल को पैसे देने थे आप वो पैसे दे दो। ओके, तो आप देख सकते हो ये पूरा आर्टिकल इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्टेट स्टैंडिंग फंड, स्टेट और सेंटर की फंडिंग एंड रोल ऑफ जुडिशरी, ठीक है, एंड एजुकेशन, फेडरलिज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब फेडरलिज्म के ऑब्वियसली फेडरलिज्म जब भी टॉपिक आएगा आप इसको एजुकेशन में लेके ये तमिलनाडु और सेंटर का एग्जांपल दे सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशन का अगर आपके पास टॉपिक आ गया वहां पे भी आप ये एग्जांपल ले सकते हो। इनफैक्ट जुडिशियल एक्टिविज्म का अगर क्वेश्चन आ गया तो बोल सकते हो कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये कोर्ट को मद्रास हाईकोर्ट ने ये जजमेंट पास कर रखी है और एजुकेशन से रिलेटेड आया तो ये ऑब्वियसली उसकी निष्का है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट टॉपिक, द हजार्ड ऑफ गोइंग ग्लोबल ऑफ इंडिया पाकिस्तान इशू। देखो इसमें ना इतना कुछ ऐसे समझाने जैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड देखेंगे ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट अगर ये क्वेश्चन हमें लेना ही है, ठीक है, अगर ये आर्टिकल आया ही है, ये एडिटोरियल में आ रखा है तो हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो लेट डिस्कस। तो ये आर्टिकल क्या आर्ग्यू कर रहा है कि दैट द डिप्लोमेटिक एफर्ट बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल हैव फेल्ड टू रिजॉल्व द इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट especially on the Kashmir issue and terrorism. It explains how international forum like UN have only complicated matters and suggests that India may have to rely on strategic self-defense instead of expecting global consensus and support. ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये सिंपल सा कह रहा है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का इशू है, इंडिया पाक का जो इशू है स्पेसिफिक कश्मीर रिलेटेड और टेररिज्म से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे हमें ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी इंटरनेशनल फोरम पे और इंडिया में रिलाई ऑन द स्ट्रेटेजिक सेल्फ डिफेंस, ओके, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग ग्लोबल कंसेशन सपोर्ट, ये कह रहा है। तो बेसिकली टेक अवे क्या है यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल से? सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, जैसे आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद क्या हुआ, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर टू रिस्पॉन्ड टू टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान में हमारे रिसेंट कश्मीर में अटैक हुआ था। तो ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने 7 इंडियन डिप्लोमेटिक टीम्स भेजी है वेरियस कंट्रीज टू कन्वे इंडिया स्टांस। मतलब कि हम लोग बस बैठेंगे नहीं, अगर हमारे यहाँ पे अटैक हुआ है, टेररिज्म अटैक हुआ है, तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके लिए हमने ये जो पोस्ट ऑपरेशन सिंधु है वो हमने मल्टी पार्टी, ठीक है, मल्टी पार्टी, जैसे कि सिर्फ जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ बीजेपी और उसके अलाइज ही मल्टी पार्टी हमने एक टीम बनाई है इंडियन डिप्लोमेट्स की और वो अलग अलग कंट्रीज में भेजी है, ठीक है। देन फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, bilateral and multilateral diplomacy have proven ineffective due to frozen international narrative shaped during the Cold War. Okay, undocumented maps that still describe LOC as a disputes, LOC as unresolved, and Pakistan resistance that Kashmir is a core issue. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ओके, बस बोला गया है कि ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी ये हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इतना हमें काम ये इंपॉर्टेंट सॉरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमें इतनी हेल्प नहीं करी इस रिलेटेड, ठीक है। इंडिया का डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया इंस्ट्रक्टेड टू एनवॉइस टू क्लियरली स्टेट दैट JNK इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अलग पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट है। बोथ कंट्रीज ड्यू टू द UN मैप एंड डिस्क्लेमर रिफ्यूज टू टेक साइड्स, ओके। द ग्लोबल कंसेंसस प्रेफर बायलैटरल सॉल्यूशन हैज स्टेटेड इन द शिमला एग्रीमेंट, ओके। शिमला एग्रीमेंट में क्या बोला था, हमें जो भी होगा बायलैटरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। टेररिज्म एंड UN's वेग अप्रोच, ओके, ये पढ़ लो एक बार, मुझे लग नहीं रहा इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या याद रखना है, प्रीलिम्स से रिलेटेड
एंड जब भी मेन से रिलेटेड आएगा आपको ये हमेशा याद रखना, आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर एक्ट अलाउ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट आर्म अटैक। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कुड बी जस्टिफाइड अंडर दिस बाय मेड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ स्टैंडर्ड्स। जब भी आपको अगर कश्मीर के ऊपर कश्मीर में अटैक के बाद कोई ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर लिखना ही लिखना है, और ये बोलना है कि ये दे अलाउ करता है सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट आर्म अटैक। ओके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी हैज नॉट एंडोर्स इंडियाज पोजीशन दैट टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ओके, देन सीज फायर एंड एलओसी रिस्ट्रेंट वगैरह ठीक है। देन द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरनेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एट द यूएन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज क्लब टुगेदर ऑन कश्मीर एंड न्यूक्लियर इश्यूज। ठीक है, तो ये क्या अंडरमाइन कर रहा है दिस, ठीक है, ये अंडरमाइन कर रहा है कि इंडियाज इंडिपेंडेंट नैरेटिव एंड स्ट्रेंथन पाकिस्तान एफर्ट टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पूरा आर्टिकल में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर एक्ट। ओके, जो इंडिया को पावर देता है आर्म्ड अटैक का, ठीक है, खुद को टेररिज्म से सेव करने के लिए। बस इतना ही है इसमें। हाँ, अब ये नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज लीगल ब्रिज इज वन ऑफ द रेसिप्रोकेटिव एंड नॉट रोड ब्लॉक। ये जो आर्टिकल आया हुआ है बहुत ही सिंपल वे में आपको अगर समझाऊं कि बोर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मई 2025 में एक रूल्स निकाले थे। उस रूल्स में क्या बोला था कि फॉरेन ऑफिसर्स, फॉरेन लॉयर्स है, ठीक है, फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फॉर्म्स आर ऑपरेट इन इंडिया थ्रू रजिस्ट्रेशन। ओके, वो इंडिया में आके क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड एट अ 60-day फ्लाई आउट विंडो, फ्लाई इन फ्लाइट ऑन प्रोवाइड रेसिप्रोसिटी एंड एथिकल कंडीशंस आर मेट। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर का यूएस की लॉ है, यूएस की लॉ इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहती है, कर सकती है, तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। हाँ, बट क्या है, इंडिया के लॉयर्स को भी यूएस में वो चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं आनी चाहिए, वो भी वहाँ जाके वो प्रैक्टिस कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस के जो भी सेवरल फर्म्स है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, द रूल्स आर नॉन टैरिफ बैरियर साइटिंग टाइट प्रोसीजर डिस्क्लोजर नॉर्म्स लैक ऑफ कंसल्टेशन एंड सिमेंटिंग रेसिप्रोसिटी। ठीक है, ये बोला है कि ये अच्छा, ये जो लॉस है वो अलग अलग है, नॉन टैरिफ बैरियर की तरह, ट्राइस प्रोसीजर से वगैरह, ये सारी चीज़ें। हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला, बस इतनी चीज़ें हमें बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द न्यू बीसीआई रूल्स मई 2025? द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स इन 2025 में। The rules allow foreign lawyers and law firm to operate in India, but under certain conditions. They must register with the Bar Council of India. They can visit temporary, fly in, fly out for the total 60 days in a year, and they must follow ethical norms and reciprocal condition. That is, Indian lawyers should be allowed similar access in their country. हमें बस इतना है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इसमें ये प्रीलिम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बस प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि ये जो बाहर के लॉयर्स है, फॉरेन लॉयर्स कैन नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया, ऐसे करके यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा, इसके आगे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप ये पढ़ लेना कि जो लॉ फॉर्म्स है उनके क्या कंसर्न्स हैं, पर मुझे लग नहीं रहा इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक ये वीज़ा से रिलेटेड है, ये यूएस एम्बेसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि won't tolerate abuse of visas violation of law। किसने बोला? यूएस एम्बेसी ने। ओके, तो बेसिकली इसका एक मैं बैकग्राउंड कंटेक्स्ट दे देता हूँ। क्या हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वायरल वीडियो में क्या, इंडियन स्टूडेंट बीइंग हैंडकफ एंड रिस्ट्रेन्ड बाय यूएस सिक्योरिटी पर्सनल एट न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द यूएस। ठीक है, द स्टूडेंट अपीयर डिस्ट्रेस, क्राइंग एंड वाज allegedly being deported. The footage was recorded and shared online में कुणाल जैन, एक एनआरआई है, उन्होंने कॉल इट ह्यूमन ट्रेजेडी। तो बेसिकली ये हुआ था। अब इसके ऊपर यूएस का रिस्पॉन्स क्या बोलती है? यूएस बोलती है कि भाई साहब हम यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने एक बहुत काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास करी है। उन्होंने कहा वी विल वेलकम लेजिटिमेट ट्रैवलर्स बट वी विल नॉट टॉलरेट वीजा अब्यूज एंड वायलेशन ऑफ यूएस लॉ। ठीक है, दिस स्टेटमेंट एम्फसाइजेस दैट द विजिटिंग द यूएस इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट and illegally entry or misuse of visa will lead to strict action। बस इतना ही है। तो यहाँ तक इंडिया, तो इसके ऊपर इंडिया ने अभी तक और कुछ और ना स्टैंड दिया नहीं है। ठीक है, उनको भी आगे आगे देखना है कि कैसे क्या करना है। तो बट ये जो पूरा वीडियो है, ये पूरा सिनारियो क्या दर्शाता है, उसके क्या कंसर्न्स है, इस वीडियो ने एक डिबेट ट्रिगर करी, क्या स्ट्रिक्ट यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट के ऊपर, एंड चैलेंजेस बाय इंडियन यूथ परस्यूइंग एजुकेशन अब्रॉड।
ये जो डिबेट स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ साथ हमारे पास ब्रॉड कंसेंस क्या क्या है। मैनी इंडियन स्टूडेंट गो अब्रॉड विद हाई होप बट फेस कॉम्प्लेक्स वीजा इशू रूल, एग्रेसिव इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एंड इमोशनल लीगल डिस्ट्रेस इन द केस ऑफ वायलेशन, वीजा वायलेशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया ने अभी तक इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कहा नहीं है। जैसे कुछ इसके ऊपर और न्यूज़ आ जाएगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बस ये न्यूज़ आई थी तो मुझे सोचा कवर कर लूँ ताकि आपको लगे कि देखो कि इसमें क्या क्या है। तो आज की लास्ट की न्यूज़ है हमारी न्यूट्रिन से रिलेटेड। ठीक है, कैथरीन करके एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेन द कैथरीन एक्सपेरिमेंट इन द जर्मनी विच ट्राइंग टू सॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन द मॉडर्न फिजिक्स। क्या मिस्ट्री है? हाउ मच डज अ न्यूट्रिनो वेज, न्यूट्रिनो का वजन कितना है। ये जो कैथरीन एक्सपेरिमेंट है ये किस रिलेटेड है कि न्यूट्रिनो का वजन कितना है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये जर्मनी में हुआ है। तो ये प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझो कि न्यूट्रिनो होते क्या हैं। न्यूट्रिनो आर टाइनी, इनविजिबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। ऐसा समझो कि अगर आप अभी बैठे हो, आपके आपके थ्रू बहुत सारे न्यूट्रिनो पास हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है। दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेटेड एंड नियरली इंटरैक्टेड विद matter. Billions passes through your body every second without a trace. Even though they were discovered in 1930s, scientists still not know how the exact mass is. बस उन्होंने बोला कि लाइट वेट है। तो बट हम लोग को ये मेजर क्यों करना है, न्यूट्रिनो को मेजर क्यों करना है, क्यों न्यूट्रिनो का मास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन कि हम उससे समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ। द लिमिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, उसको हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं पार्टिकल फिजिक्स और बेटर समझ सकते हैं। वेदर द न्यूट्रॉन्स आर हैविंग देयर ओन एंटी पार्टिकल, अ कंसेप्ट ऑफ मेजोराना पार्टिकल्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखो कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैथरीन एक्सपेरिमेंट है क्या? कैथरीन स्टैंड फॉर कार्लेसरू, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो सॉरी, ट्राइटियम न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। इट इज अ जाइंट मशीन। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर है 200 टन का, स्टडी टू स्टडी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या है? अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। बाय एनालाइजिंग दिस एनर्जी साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट द मास ऑफ द न्यूट्रिनोज। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या आया है कि आफ्टर स्टडिंग ओवर 36 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स इवेंट्स, Catherine found that the sum of the mass of the three types of neutron is less than 0.0 time mass of an electron. This is twice as precise as the previous experiment. Importantly, Catherine resulted in the robust and does not rely on the theoretical assumption unlike some space or cosmological experiment. यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैथरीन एक्सपेरिमेंट क्या है, कहाँ पे हुआ है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई न्यूट्रॉन्स मैटर बियॉन्ड फिजिक्स, क्योंकि न्यूट्रिनो में होल्ड द की टू वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द करंट फॉर्म, व्हाट लाइज बियॉन्ड नॉन फिजिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग इफ न्यूट्रिनो ऑल ऑल्सो देयर ओन एंटी पार्टिकल विच वुड चेंज हाउ वी अंडरस्टैंड द मैटर एंड एंटी मैटर। क्योंकि न्यूट्रिनो जो है यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से प्रेजेंट है, उससे हमें पता चलेगा कि यूनिवर्स इवॉल्व कैसा हुआ है। ओके, तो बस आज के टॉपिक्स इतने ही थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप आपके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विद इन हार्डली 25 मिनट्स के अंदर हमने पूरा द हिंदू का पेपर एनालिसिस कर लिया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।